हेलो एवरीवन, स्वागत है बेटा आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के। और बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा लास्ट लेक्चर जिसमें हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी आपको बहुत पसंद आया होगा। आपको बेटा बहुत ज्यादा मजा भी आया होगा उस लेक्चर में। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। अगेन बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे सवालों के साथ, और पूरी उम्मीद है कि आज भी आपको बेटा बहुत एक्साइटमेंट होगी, बहुत मजा आएगा, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया मैं आज आपको कंसेप्ट्स कराने वाला हूं, और पूरी उम्मीद है कि आज का लेक्चर विल बी द मोस्ट वैल्यूएबल लेक्चर ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन फॉर यू ऑल। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले बेटा हमारे जितने भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किए, आप बेटा सबसे पहले हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करिए। उसे ज्वाइन करने के लिए बेटा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा, और उसे ज्वाइन करने के लिए आपको बेटा दो बेनिफिट मिलेंगे। फर्स्ट बेनिफिट आपको ये है कि मेरे सारे लेक्चर के अपडेट्स, जैसे ही मैं बेटा यूट्यूब में कोई लेक्चर पोस्ट करता हूँ, इमीडिएटली उसका अपडेट आपके टेलीग्राम चैनल पर भी जाता है। उससे होगा ये कि आपका कभी भी कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा। और सेकेंडली ये बेटा कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में तो करवाता हूँ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस के अलावा भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने की जरूरत होती है। तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। तो चलिए जल्दी से आप उसको ज्वाइन करिए, ताकि आप अपनी पढ़ाई को एक लेवल और ऊपर लेकर जा पाए। अब मैं यहाँ पर बेटा सवाल और आज की थ्योरी लिखना स्टार्ट करता हूँ। जल्दी से तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हमारे पास बेटा आज का जो पहला सवाल दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, आज के लेक्चर का बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज I is equal to integral -1 से 1, I is equal to integral -1 से 1 bracketed of x plus bracketed x। ठीक है क्या? देख लो, ये अपने पास है bracketed of x plus bracketed x। ये बेटा अपने पास सवाल दिया हुआ है, इसे आपको सॉल्व करना है। अब जनरली बेटा मैंने देखा है कि बच्चों को ऐसे सवालों में थोड़ी सी कठिनाई होती है, थोड़ा सा समझने में बेटा प्रॉब्लम आती है। लेकिन हमको क्या चीज समझने की जरूरत है? हमको बेटा ये चीज समझने की जरूरत है कि यार इंटीग्रल, ये जो फंक्शन है आपके पास, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, दिस डिनोट्स योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो कहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है? तो वो डिसकंटिन्यूअस होता है एट इंटीग्रल पॉइंट्स। ये बात में तो कोई डाउट नहीं है। मैं आपको इसमें बच्चों ये चीज समझाना चाहता हूं कि यार हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ब्रैकेटेड ऑफ x प्लस आई जो होता है, दैट इज ब्रैकेटेड x प्लस आई। ये होता है ना वेयर i इज एन इंटीजर, ये चीज हमारे पास होती है। तो अगर बेटा ये वाली चीज हमारे पास होती है, तो अब आप यहां से देखिए ब्रैकेटेड ऑफ x प्लस आई, तो यार ये जो पूरी चीज होगी, ये पूरी चीज क्या होनी चाहिए? ये जो पूरी चीज होगी यार, ये पूरी चीज क्या होगी? i होगी, क्योंकि ये ब्रैकेटेड फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है ना। देखो आप ध्यान से, ये जो पूरी बच्चों चीज लिखी है, ये किसके अंदर लिखा हुआ है? ब्रैकेटेड फंक्शन के अंदर। इसको मैं यहां से ऐसा बनाता हूं एक सर्कल, ये तो देखो ये जो पूरा है ये क्या है? एक इंटीजर होगा, क्योंकि ये ब्रैकेटेड फंक्शन के अंदर है तो ये एक इंटीजर होगा। तो इसको आप ओपन करके क्या लिख सकते हैं? -1 से 1 ब्रैकेटेड ऑफ x प्लस, अगर मैं इसको i बोलूं तो दिस विल बी x ब्रैकेटेड x प्लस i मतलब ब्रैकेटेड ऑफ x प्लस ब्रैकेटेड x। इसको आप बच्चों ब्रेक करके ऐसा लिख सकते हैं सवाल को, सोच के देखिए। ये अगर पूरा i था तो ये मैंने अलग कर दिया और उसको मैंने ब्रैकेटेड x लगा दिया। वैसे ही अब इसको अगर बेटा मैं देखूंगा तो ये जो चीज होगी, अब ये वाली चीज किसका काम करेगी? आप इसको i मत लिखो, m लिख लो, अदरवाइज आप i और i में कंफ्यूज हो गए, है ना। आप इसको m लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, या इसको आप m1 बोल दो, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप m लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर वो भी i ये भी i, तो कैसे, है ना, दिक्कत हो सकती है। तो अगर मैं ऐसा लिख लूंगा तो यहां पर देखो, अगर मैं इसको m1 बोलता हूं, लेट अस से दिस इज m2, तो मेरे पास देखो क्या आ गया? ब्रैकेटेड ऑफ x प्लस, अगेन ये भी एक इंटीजर है, तो अगर ये भी एक इंटीजर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रॉम -1 to 1। ये बेटा ब्रैकेटेड x तो मेरे पास पहले से लिखा ही हुआ था, ब्रैकेटेड x, और उसके बाद यहां से मुझे दिखाई दे रहा है ब्रैकेटेड ऑफ x प्लस i। तो ब्रैकेटेड ऑफ x प्लस i क्या होता है? ब्रैकेटेड x प्लस i, और i क्या है यहाँ पे आपको दिख रहा है? दिस इज अगेन ब्रैकेटेड x। तो यार ये मेरे पास लिखा है सवाल तो, और ये अगर बेटा मेरे पास सवाल लिखा हुआ है, कई बच्चा बेटा इसको ब्रेक नहीं कर पाता, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इसको ब्रेक ही नहीं कर पाते। तो ये तो बहुत सिंपल सा सवाल हो गया। ये हो गया थ्राइस ऑफ इंटीग्रल -1 से 1 ब्रैकेटेड x dx। क्या आ गया मेरे पास? थ्राइस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 ब्रैकेटेड x dx। ठीक है, ये वाली चीज आ गई अपने पास। और ये वाली चीज आते ही
ये वाली चीज आते ही बेटा अपने पास देखो क्या आ जाएगा, ब्रैकेटेड x को मुझे ब्रेक करना है, बहुत इजी है। थ्राइस ऑफ कैसे ब्रेक करेंगे बताइए आप बेटा, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर यार मैं ब्रैकेट दूसरे तरीके का बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना है। आप बेटा इंटीग्रल कहां से कहां लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे इंटीग्रल -1 से 0, तो -1 से 0 में ब्रैकेटेड फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी dx, और प्लस आप इंटीग्रल यहां पर लिखेंगे 0 से लेकर 1, तो 0 से लेकर अगर आप 1 लिखेंगे तो अगेन 0 से 1 में तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो यार यहां पर तो कोई बात ही नहीं बची, ये तो यार बहुत ही आसान हो गया, ये तो पूरा कट गया, ये वाली चीज तो पूरी कट गई। और यहां पे आपके पास आ गया थ्राइस ऑफ, देखो -1 बाहर, और dx का इंटीग्रल क्या होता है x, और x में आप लिमिट कहां से कहां डाल रहे हैं, -1 से लेकर 0 तक, यही आप है बेटा आपके पास सवाल। तो यार ये -3 बाहर और इसमें आ गया 0 माइनस और -1 रखने पे -1, तो यार इसका आंसर तो अपने पास देखो कितना आ रहा है, माइनस ऑफ माइनस इज +1, ये -3 आएगा बेटा आंसर, देख लो ओवरऑल जो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा दैट विल बी -3। आसान सा सवाल है, अगर आपको ये ब्रेक करना आता है, ये चीज अगर आपको समझ में आती है बेटा कि इसको ब्रेक किस तरीके से किया जाता है, तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। लेकिन तकलीफ ये होती है कि बच्चे ये ब्रेक ही नहीं कर पाते, ये सबसे बड़ा मेजर एक प्रॉब्लम होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट बेटा अपने पास जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें आप स्टार लगाएंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है ना, इसमें अपन स्टार लगा लेते हैं। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। लिखा है बेटा अपने पास इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 से लेकर 2π तक, इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 से लेकर 2π तक, ब्रैकेटेड ऑफ cot इनवर्स x, ब्रैकेटेड ऑफ cot इनवर्स x dx, ये अपने पास सवाल है, ब्रैकेटेड ऑफ cot इनवर्स x dx, ठीक है। ये बच्चों अपने पास देखो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये सवाल काफी डिफिकल्ट लगता है बच्चों को इसको सॉल्व कर पाना, ठीक है, मुझे उम्मीद कम लगती है कि आप में से कोई इसको सवाल को बना पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए समझने की बेटा अपन कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमको cot इनवर्स का बेटा फंक्शन पता होना चाहिए कि cot इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है। तो cot इनवर्स का बेटा अगर हमको ग्राफ याद करना है तो आप याद करिए cot इनवर्स का ग्राफ कहां से कहां होता है, 0 से π में होता है। tan इनवर्स इंक्रीजिंग होता था तो cot इनवर्स क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, और 0 से π में होता है, ठीक है ना। ये जो ग्राफ आता है मेरे पास, ये आता है 0 से लेकर π तक, ये अपन ने डॉटेड लाइन यहां पर बना दी। अब 0 से अगर π में इसका ग्राफ होता है बेटा, तो ये इस तरीके से ऐसा डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है क्या, इस तरीके से ये डिक्रीजिंग फंक्शन बेटा मेरे पास आ जाएगा, ऐसे इस तरीके से बेटा अपने पास इसका कुछ अंदाजे से ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब जैसे ही मेरे पास कुछ ऐसा हमारे पास ग्राफ बना, तो ये मैं लिख सकता हूं कि यार ये 0 है, ये π, ये 0 है, ये π है, 0 और π के बीच में मेरा ये ग्राफ चल रहा होगा, और ये अपने पास है x एक्सिस और ये अपनी है y एक्सिस, और ये वाली लाइन है बच्चों π/2 की, ये वाली लाइन है अपने पास π/2 की। तो यार यहां से मुझे समझ में आता है कि ब्रैकेटेड अगर ये फंक्शन दिया हुआ है, अगर ये फंक्शन मुझे ब्रैकेटेड फंक्शन दिया हुआ है, तो यार इसकी वैल्यूज कहां कहां पर आ रही होंगी, तो यार इसकी वैल्यूज तो मेरे पास कहां आ रही होंगी, x की वैल्यू अगर -π/2 से लेकर 2π तक जा रही है, तो अगर मैं आपको फिलहाल के लिए जस्ट इन केस बेटा मैं आपको बोलूं कि यार इसको अपन ऐसा करते हैं, ब्रेक करते हैं, इसको अपन ब्रेक करते हैं बेटा। आप यहां पर ऐसे समझिए कि जब आप x की वैल्यू -π/2 रखोगे तो cot इनवर्स -π/2 आप रख रहे हो, आप क्या रख रहे हो, cot इनवर्स -π/2। cot इनवर्स -π/2 क्या होगा आपको नहीं पता, cot इनवर्स -π/2 क्या होगा आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, आपको cot π/2 पता है, लेकिन cot इनवर्स π/2 वो भी माइनस साइन के साथ, वो तो आपको नहीं पता। तो मैं आपको यार ये बोलता हूं कि देखो है तो क्या है, तो ये cot इनवर्स ग्राफ तो cot इनवर्स का बना है। आप सबसे पहले बस इस बात को बेटा जज आप कर लीजिए कि यार ये cot इनवर्स का जो ग्राफ है, ये cot इनवर्स के ग्राफ में इंटीग्रल वैल्यूज कहां कहां पे आ रही। तो इंटीग्रल वैल्यूज में आपको बोलूंगा कि ये पाई है, तो यार इसके जस्ट पहले कहीं पर 3 आ रहा होगा, फिर यहां पर कहीं पर 2 आ रहा होगा, यहां पर कहीं पर 1 आ रहा होगा, ये बात मुझे श्योर है। 0 से लेकर 3.14 तक में 1, 2 और 3 ये तीनों वैल्यूज इस तरीके से कुछ आ रही होंगी मेरे पास। और अगर बेटा ये 3 वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं, तो ये कौन सी वैल्यूज पर ये 3 वैल्यूज आ रही होंगी, तो यार ये तो यहां पर कहीं पे आ रही होंगी 3 पर। इसकी वैल्यू देखो, ये जो cot इनवर्स x है इसकी वैल्यू 3 कब आ रही होगी, तो cot इनवर्स x की वैल्यू 3 आ रही होगी जब x की वैल्यू होगी cot 3, जब x की वैल्यू क्या होगी cot 3। उसके बाद इसकी वैल्यू 2 कब आ रही होगी, तो cot इनवर्स x की वैल्यू 2 आ रही होगी जब x की वैल्यू होगी cot 2, जब इसकी वैल्यू होगी x की वैल्यू होगी हमारे पास cot 2।
इसमें भी कोई डाउट नहीं है। फिर इसकी वैल्यू 1 कब आ रही होगी, तो जब x की वैल्यू होगी cot 1, तो 1 तो इधर पे कहीं पे होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी cot 1। इतने में तो देखो कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, इतने में तो कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। अब मुझे एक चीज पता है, मुझे क्या पता है कि यार ये अगर cot 3 आ रहा है, ये अगर बेटा cot 3 आ रहा है, तो यार cot 3 तो कहां पर होगा, अंदाजे से अगर आप सोचोगे, एकदम अगर आप बच्चों अंदाजे से सोचोगे, तो cot पाई क्या होता है, cot पाई अगर अपन बात करें cot पाई की, तो tan पाई क्या होता है, tan पाई 0 होता है, tan पाई 0 होता है, तो cot पाई क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। वैसे भी अगर आप इसका ग्राफ देखोगे cot का, तो cot का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, डिक्रीजिंग होता है cot का ग्राफ। तो यार ये पाई पर तो नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाता है। अगर मैं इसका ग्राफ देखो, मैंने अभी आपको बना के दिखाया, ये तो यार नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाता है cot पाई। तो अगर cot पाई नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाता है, तो जरा सोच के देखो, ये जो 3 मैंने लिखा है cot 3, पाई मतलब 3.14 है, ये 3 है, तो ये भी तो बहुत बड़ा नंबर होगा ना, मतलब उस साइड ये होगा ना, बहुत बहुत उस साइड होगा, ये बात तो आती है समझ में। क्योंकि cot ऑफ 3.14 अगर नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो cot ऑफ 3 भी तो कुछ उसी तरफ होगा। बहुत अंतर थोड़ा ना 3.14 और 3 में, बहुत अंतर तो नहीं है, लगभग उधर ही होगा कहीं पे, ये बात तो क्लियर है। इसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है π/2, आपने शुरुआत कहां से की है, -π/2 से। तो यार -π/2 मुझे ऐसी देखो बेटा गट फीलिंग आती है कि -π/2 इसके बीच में होगा इन दोनों के। क्यों मैं ऐसा बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको ये बोल पा रहा हूं कि जो cot 3 है, cot 3 देखो, ये जो cot 3 होगा, देयरफॉर cot 3 जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली -इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा, अप्रोक्सीमेटली बहुत बड़ा नंबर होगा। मेरा बोलने का मतलब ये कि cot 3 जब आप बच्चों निकालोगे तो बहुत बड़ा नंबर होगा, मतलब नेगेटिव साइड में बहुत बड़ा नंबर होगा, इनफाइनाइट, नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होगा। तो ज्यादा बेटर अपने लिए क्या होगा कि आप cot 2 सोच के देखो, cot 2, तो cot 2 क्या होना चाहिए, 1, ये जो है ये रेडियन, ये जो है किसमें, रेडियन। तो यार अगर ये रेडियन में दिया हुआ है, तो एक रेडियन कितना होता था, 57 डिग्री, 57 डिग्री पढ़ा है हमने क्लास 11 में। तो 2 रेडियन कितने होंगे, 2 रेडियन बच्चों अगर मैं बोलूंगा, तो 2 रेडियन विल बी 114 डिग्री, 114 डिग्री। तो आप यार इसका ग्राफ देखो cot का, ये अगर आपके पास cot का ग्राफ है, ठीक है क्या, तो यार ये आपके पास था π/2, ये आपके पास था π/2, और आपने अगर cot का ग्राफ बनाना था, तो आपने cot का ग्राफ इस तरीके से डिक्रीजिंग बनाना था, ठीक है ना, आपने cot का ग्राफ इस तरीके से डिक्रीजिंग बनाना था। तो अगर इस तरीके से बच्चों मैंने एक डिक्रीजिंग ग्राफ बना दिया cot का, तो इस डिक्रीजिंग ग्राफ से मुझे देखो क्या चीज मिल रही है, मुझे इसमें ये चीज अपने पास आ जाएगी कि अगर मुझे cot ऑफ 2 बोला जा रहा है, तो यार cot ऑफ 2 कहां पर होगा, आपके पास यहां पर क्या है, ये π/2 है, π/2 इज 1.57, π/2 इज 1.57, तो cot ऑफ π/2 तो आपको 0 मिल रहा है, और ये आपके पास है cot ऑफ पाई, तो cot 2 बेटा इनके बीच में होगा कहीं पे, cot 2 कहां पर होगा, इनके बीच में होगा कहीं पे। और अगर मैं बात करता हूं cot ऑफ -π/2 की, देखो cot 2 क्या आ रहा है, cot 2 बेटा आपके पास नेगेटिव आ रहा है ना, cot 2 आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। π/2 से छोटे में बच्चों cot पॉजिटिव है पहले क्वाड्रेंट में, लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट में cot क्या आ रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट में आपके पास cot नेगेटिव आ रहा है। ये देखो π/2 से पाई में cot आपके पास नेगेटिव आ रहा है, तो cot 2 जो होगा, π/2 मतलब 1.57, पाई मतलब 3.14, दोनों के बीच में cot 2 विल बी नेगेटिव, तो यहाँ पर इसलिए आपको ये नेगेटिव साइड में भी दिख रहा है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए आपकी इसमें लिमिट कहाँ लगी हुई है, लिमिट आपके पास लगी हुई है -π/2 से, लिमिट आपके पास लगी हुई है -π/2 से। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि cot इनवर्स -π/2 क्या होगा, cot इनवर्स -π/2, तो अगर मैं cot इनवर्स -π/2 की वैल्यू को x बोलूं, तो आपको यहां से आ जाएगा कि यार cot x की वैल्यू -π/2 होनी चाहिए, cot x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -π/2। जरा मुझे बच्चों सोच के बताओ कि अगर ये cot x की वैल्यू है, इसकी वैल्यू -π/2, -π/2 मतलब अप्रोक्सीमेटली -1.57 के करीब, अप्रोक्सीमेटली -1.57 के करीब। तो यार इधर नीचे कहीं पे आएगा, इधर नीचे बेटा ये तो कहीं पर आएगा, देख लो आप ध्यान से। आपके पास अगर लिखा हुआ है कि cot x का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो cot x का वैल्यू -1.57 होना चाहिए, तो यहाँ नीचे पे कहीं पे आपके पास आएगा -1.57, ठीक है क्या। तो यार अगर यहाँ पर बेटा ये नीचे कहीं पर आएगा, तो यहाँ से देखो मैं अगर कंपेयर करने की कोशिश करूं इस ग्राफ को बेटा, अगर मैं घुमा के उधर रखने की कोशिश करूं, तो क्या मुझे ये चीज समझ में आती है कि यार -π/2 जो होगा वो इसके बीच में कहीं पर होना चाहिए, cot 2 और cot 3 के बीच में। अंदाजे से सोच के देखो, cot 2 और cot 3 के बच्चों बीच में होना चाहिए -π/2, क्योंकि cot 2 अगर आप निकालोगे और cot 3 निकालोगे, तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी cot 2 जो होगा वो -π/2 से बड़ा आ जाएगा,
और cot 3 जो होगा वो -π/2 से छोटा आ जाएगा। इसको बेटा देखिए, अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यार cot 2 जो है, cot 2 क्या होगा, 2 114 डिग्री के आसपास होगा, तो 114 अगर ये बेटा डिग्री के आसपास होगा अंदाजे से, तो मतलब कि देखो cot ऑफ 120 आप याद करो, cot ऑफ 120, तो tan 120 क्या होता है, tan 120 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है बेटा tan ऑफ 180 - 60, मतलब कि -tan 60 मतलब कि -√3, ठीक है। तो cot 120 आ जाएगा -1/√3, ठीक है ना, ये आ जाएगा -1/√3 इसकी वैल्यू। और -π/2 मतलब ये क्या है, ये बेटा -π/2 मतलब ये अपने पास कितना आ रहा है, -1.57। और cot 3 तो किसकी तरफ जा रहा है, देखो जब 3 रखोगे तो ये नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, समझ पा रहे हो, cot 3 किसके पास जा रहा है, cot 3 तो नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये तो 100% वही है। और cot 2 बेटा मैंने अभी आपको बताया कि आप cot 2 अगर सोच रहे हो तो आप इसको अंदाजे से समझो cot 120 डिग्री के आसपास, क्योंकि 2 रेडियन मतलब कितना हो जाएगा, 114 डिग्री। 2 रेडियन अगर आप बोलोगे तो 2 रेडियन विल बी अप्रोक्सीमेटली 114 डिग्री, तो आप 120 डिग्री के आसपास जाओ, तो cot 120 को आप बेटा क्या लिख सकते हो, 1/tan 120 डिग्री, ठीक है। और tan 120 को आप लिख सकते हैं tan ऑफ 180 - 60, और 180 - 60 इज -tan 60, तो यहां आ गया -√3। तो यार ये आ रहा है -1/√3, ये क्या आ रहा है मेरे पास, -1/√3, मतलब ये छोटा है, ये बेटा 1 से देखो छोटा है, -1 से छोटा है, 0 और -1 के बीच में -1/√3, और ये क्या आ रहा है -π/2 मतलब -1.57, इसलिए इन दोनों के बीच में होगा। थोड़ा सा ही बेटा इसमें टेंशन लेने की अपने को जरूरत नहीं है, एकदम क्लियर होना चाहिए, ये 0 और -1 के बीच में आ रहा है, और ये वाली बेटा जो चीज आ रही है वो -1.57 आ रही है, इसलिए ये उधर होगा। तो आपके पास अगर बेटा आप इसको अब ध्यान से देखोगे तो इसको अपन देखिए थोड़ा सा क्लियर करते हैं और इंटीग्रल को ब्रेक करते हैं। तो अगर हम इसमें इंटीग्रल को ब्रेक करें तो हमारे पास है -π/2 से लेकर 2π तक, ठीक है क्या, -π/2 से लेकर हमको 2π तक जाना है। तो यहां से बहुत ही आसानी से बेटा इस चीज को मैं समझ सकता हूं कि देखो -π/2 पे अगर मैं देखूंगा तो -π/2 से लेकर 2 तक, -π/2 से लेकर 2 तक जब आपका cot इनवर्स चल रहा होगा, ये जो cot इनवर्स का बेटा कर्व है -π/2 में मतलब यहां पर होगा कहीं पे, ठीक है। कौन सी वैल्यू के लिए आएगा उस पे अपना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन -π/2 पे ये यहां पर होगा कहीं पे। तो अगर मैं बात करता हूं कि x की वैल्यू -π/2 से लेकर अगर मैं यहां तक जाऊं, कहां तक, cot 2 तक, -π/2 से लेकर अगर मैं इसको लेकर जाऊं cot 2 तक, -π/2 से लेकर cot 2 तक, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इतने के बीच में होगी। -π/2 से लेकर cot 2 तक बच्चों इसकी वैल्यू इतने के बीच में होगी, तो उसका ब्रैकेटेड क्या आएगा, 2 आएगा, तो दिस विल बी 2dx। प्लस इसके बाद अगर मैं जाऊं cot 2 से लेकर बेटा कहां तक, cot 1 तक, क्योंकि देखो cot 2 और cot 1 के बीच में, cot 2 और cot 1 के बेटा बीच में इसकी वैल्यू है कहां पे, 0 और ये 1 और 2 के बीच में। तो अगर हम चले जाएं cot 2 से cot 1 तक, तो उसका ब्रैकेटेड आ जाएगा 1dx। और उसके बाद बच्चों आप जैसे ही cot 1 से आगे जाओगे, cot 1 से आप जितना भी आगे चले जाओ, cot 1 से आप बेटा जितना भी आगे चले जाओ, 2π तक आप चले जाओ, cot 1 क्या होगा, cot 1 मतलब cot 57 डिग्री के आसपास, cot 1 इज अप्रोक्सीमेटली कितना, cot ऑफ 57 डिग्री के आसपास, तो आप 57 डिग्री को 60 डिग्री पकड़ लो, तो cot 60 कितना होता है, 1/√3 होता है, मतलब ये 0 और 1 के बीच में, और आपके पास दिया हुआ है आखिरी वाला इंटरवल 2π, तो 2π तो उसके बाद ही आएगा, 2π तो उसके बाद ही आएगा, क्योंकि ये 6 पॉइंट समथिंग होता है और ये 0 और 1 के बीच में आ रही है चीज। तो cot 1 से आप जब 2π तक जाएंगे तो इसका ब्रैकेटेड क्या आएगा बच्चों, इसका ब्रैकेटेड आएगा 0, इसका ब्रैकेटेड आएगा 0। तो यार ये वाला टर्म तो गायब हो गया, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। 2dx का इंटीग्रल इज 2x, लिमिट्स इज -π/2 से लेकर cot 2 तक, और उसके बाद 1dx का x और लिमिट है cot 2 से लेकर cot 1 तक। बस यहाँ पर बेटा लिमिट्स आप जैसे ही पुट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ cot 2 और माइनस ऑफ -π/2 मतलब +π/2 और प्लस cot 1 और माइनस cot 2। तो फाइनल आंसर बच्चों जो मेरे पास आ रहा है, अगेन अच्छा सवाल है, डिफिकल्ट सवाल है। अगर आपको भी ये सवाल डिफिकल्ट लगा हो तो मुझे कमेंट में अभी तुरंत आप बच्चों इस बात को बताइए कि हाँ सर आज का सेकंड क्वेश्चन अच्छा खासा डिफिकल्ट है, अगर आपको लगा हो तो ट्वाइस ऑफ cot 2 माइनस cot 2 इज cot 2 प्लस cot 1 प्लस 2 into π/2 इज π। ये आंसर आएगा बेटा अपना। अच्छा सवाल है, डिफिकल्ट सवाल है, देख लीजिए cot 1 प्लस cot 2 प्लस π, ये अपना आंसर आएगा।
बस इसको ब्रेक करने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। cot 3 जो होगा वो तो ऑब्वियसली सबसे बाद में होगा। इंटीग्रल पॉइंट्स को बच्चों इसको लेते हुए मैंने ब्रेक किया है। cot 3 सबसे बाद में होगा, फिर cot 2 आएगा, यहाँ बीच में इनके -π/2 आएगा, क्योंकि दिस इज अप्रोक्सीमेटली -1.57 एंड दिस cot 2 बिलोंग्स टू -1 से 0। cot 2 जो होगा वो -1 से 0 के बीच में होगा। देखो मैंने आपको करके दिखाया, दिस विल बिलोंग फ्रॉम -1 to 0। तो यार ये -1 से 0 के बीच में, ये -1.57 है, तो बस उसके बाद आप लिमिट्स लेके इसको ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा सवाल है बच्चों मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपने को दिया है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 ब्रैकेटेड ऑफ sin x प्लस ब्रैकेटेड ऑफ cos x प्लस ब्रैकेटेड ऑफ tan x प्लस ब्रैकेटेड ऑफ sec x। ठीक है, इन सब का बच्चों आपको ब्रैकेटेड दिया हुआ है dx। ये अपने पास सवाल है, ठीक है क्या? ये बेटा अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन कराया था, सेम कंसेप्ट तो सेम है। अगर मैं इस पूरी चीज को यहां से लेकर यहां तक की, अगर मैं इस पूरी चीज को मान लूं m1, इसको मैं मान लूं बेटा m1, तो ये क्या होगा? पूरा एक इंटीग्रल वैल्यू होगा कुछ। तो ब्रैकेटेड ऑफ x प्लस m1 विल बी ब्रैकेटेड x प्लस m1। तो इसका देखो आप जैसे बेटा ओपन कर करके लिखोगे, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले सवाल में भी ये किया था। सबसे पहले ब्रैकेटेड sin x आएगा, फिर ब्रैकेटेड cos x आएगा जब आप उसको प्रॉपर्टी लगा के ओपन करोगे तो। उसके बाद बच्चों ब्रैकेटेड tan x आएगा, और लास्ट में मेरे पास ब्रैकेटेड sec x आएगा। ठीक है क्या? और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 to π/4। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 to π/4। ये चीज अपने पास आ रही है। और जैसे ये वाली बच्चों चीज अपने पास आ रही है, तो यार यहां से मुझे एक चीज समझ में आनी चाहिए कि यार इनके ग्राफ क्या है। जैसे sin x अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये आपने बेटा ग्राफ देखा sin x का, तो 0 से अगर आप π/4 में देखोगे, तो यार π/4 तक तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। π/4 तक तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? तो 1/√2 आती है। तो यार ये बात तो मैं 100% बोल सकता हूं कि 0 से π/4 में अगर मैं यहां पर ब्रैकेटेड sin x dx लिख लूं, तो यार ये तो गायब हो जाएगा टर्म। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर π/4 तक, 0 से लेकर π/4 तक sin x कहां है? sin x तो हमेशा ही 1 से छोटा है। sin x की वैल्यू 1 तो आती π/2 में है, तो 0 से लेकर π/4 तक sin x हमेशा ही 1 से छोटा है। तो अगर ये 1 से छोटा है तो ये तो गायब, ये पूरी चीज तो 0 हो जाएगी, क्योंकि ब्रैकेटेड ऑफ sin x 0 होगा, फिर 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। प्लस इंटीग्रल 0 से π/4 ब्रैकेटेड ऑफ cos x dx। तो यार अगर मैं cos x का भी ग्राफ देख लूं, अगर मैं यहां से cos x का भी ग्राफ बच्चों देख लूं, तो cos x के भी ग्राफ में मुझे देखो दिखाई देता है कि 0 से लेकर अगर मैं π/4 तक जाऊंगा, तो यार 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, और π/4 पे इसकी वैल्यू 1/√2 है। तो आपको ऑब्वियसली ये पता है कि ये एग्जैक्ट 0 नहीं होता है, ये 0 प्लस होता है, ये बात मैंने आपको बताई, और π/4 माइनस होता है। तो यार ब्रैकेटेड ऑफ cos x भी जो होगा यार ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से π/4 के बीच में तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो 0 से 1 के बीच में आएगी, पूरा टर्म गायब हो जाएगा। फिर आपके पास आएगा ब्रैकेटेड ऑफ 0 to π/4 tan x, ब्रैकेटेड ऑफ 0 मतलब ब्रैकेटेड ऑफ tan x फ्रॉम 0 to π/4। तो अब tan x का ग्राफ कैसा होता है? तो tan x का तो बच्चों मेरे को अगर मैं ग्राफ आपको बोलूं, यार इसका ग्राफ तो ऐसे इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। tan x का ग्राफ क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अगर बच्चों ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो जरा सोच के देखिए, यहाँ नीचे से ऐसा बढ़ के ये इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो 0 से लेकर π/4 तक, 0 से लेकर π/4 तक अगर आप देखोगे, तो यार 0 से π/4 में तो π/4 पर इसकी वैल्यू 1 आती है, π/4 पर इसकी वैल्यू 1 आती है, लेकिन 0 से π/4 के बीच में तो ये भी हमेशा 0 होगा, सब 0 होते जा रहे हैं। लेकिन लास्ट वाला टर्म है फ्रॉम 0 to π/4, दैट इज ब्रैकेटेड ऑफ sec x। लास्ट वाला टर्म है फ्रॉम 0 to π/4, दैट इज ब्रैकेटेड ऑफ sec x। यहां पर आपको बेटा दिमाग लगाना है, यहां पर बच्चों आपको क्या करना है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए cos x के ग्राफ में मैं sec x का अगर ग्राफ बनाऊं, तो 0 से π/4 अगर मैं लूं, तो ये आपके पास है π/2 की लाइन, ये ऐसा ग्राफ होगा। देख लो, ये जो ऊपर मैंने लाइन बनाई है इस तरीके से, ये इस तरीके की लाइन होगी। 0 पर इसकी वैल्यू आएगी 1, और π/4 पर बच्चों इसकी वैल्यू आएगी √2। ये इंपॉर्टेंट है,
0 से π/4 में इसकी वैल्यू मूव करेगी फ्रॉम 1 to √2, 1 से लेकर √2 तक इसकी वैल्यू जाएगी। और 1 से लेकर √2 तक अगर इसकी वैल्यू जा रही है, √2 होता है 1.414, तो 1 से लेकर अगर 1.414 तक इसकी वैल्यू जा रही है sec x की, तो उसका ब्रैकेटेड हो जाएगा 1। मतलब कि ये क्या लिखा हुआ है, ये अपने पास देखो ये 3 टर्म तो गायब होगा, इसको सॉल्व करने पे ये 3 टर्म गायब। इसका जैसे आप ब्रैकेटेड ओपन बच्चों करोगे, दिस विल बी 1 into इंटीग्रल ऑफ dx, ठीक है, फ्रॉम 0 to π/4। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 into क्या आ जाएगा, dx का इंटीग्रल इज x फ्रॉम 0 से लेकर π/4। तो आपके पास आ गया π/4, ठीक है क्या, π/4 आएगा बेटा अपने पास आंसर इसका। अच्छा सवाल है ये भी। अप्रोच बच्चों अपने को क्लियर रखना है बिल्कुल, अप्रोच में कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए। जो तीनों ही अपने सवाल है वो अपने अपने आप बेटा बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन था वो तो खास तौर पर बहुत अच्छा था। मेरा तो एक वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस था, इसलिए मैंने आपको ये कराया। आपको कैसा लगा मुझे जरूर आप बताइएगा। नेक्स्ट अपने पास बच्चों प्रॉपर्टी है, दैट इज प्रॉपर्टी 4। अभी तक हमने बेटा कल तक 3 प्रॉपर्टीज करी थी, अब हमें करनी है प्रॉपर्टी 4। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सवाल अच्छे बनते हैं इसमें भी। आपके पास लिखा हुआ है इंटीग्रल -a से लेकर a तक। अगर मान लीजिए बच्चों मुझे दिया हुआ इंटीग्रल -a से लेकर a तक fx dx, ठीक है, इंटीग्रल -a से लेकर a तक fx dx, ये बच्चों मेरे पास लिखा हुआ है। अब इसको आप हमेशा देखिए कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन ऑलवेज बी रिटन एज इंटीग्रल -a से लेकर, या इसको आप लिख लीजिए ऐसे 0 से लेकर a तक fx प्लस f ऑफ -x dx। इसको मैं आपके लिए प्रूफ भी कर दूंगा, ठीक है ना, इसको मैं आपके लिए बच्चों प्रूफ भी कर दूंगा कि इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to a fx प्लस f ऑफ -x dx। थोड़ी देर में मैं आपको इसको प्रूफ कर देता हूं। इसके बाद हमारे पास बच्चों लिखा हुआ है कि अगर मैंने ये लिखा तो अब आपके पास 2 ब्रांचेस बनती हैं। आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस में ये चीज पढ़ी है कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है, करेक्ट। तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन की बच्चों अगर मैं बात करूं तो मुझे जो चीज यहाँ पर समझ में आनी चाहिए वो क्या है। ऑड फंक्शन बच्चों ये बोलता था कि यार f ऑफ -x की वैल्यू ना fx के बराबर होती है। अगर f ऑफ -x की वैल्यू -fx के बराबर हो गई, -fx के बराबर, तो आपका फंक्शन ऑड होता था। और अगर f ऑफ -x की वैल्यू fx के ही बराबर आ गई तो आपका फंक्शन इवन होता था, करेक्ट। ये बात हमको पता है, हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस में पढ़ा है। तो यार यहां से बेटा मैं आपको जो ब्रांचेस समझाना चाहता हूं वो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि देखिए जैसे ही आपने ये लिखा, अब अगर फंक्शन आपका ऑड है, अगर बेटा फंक्शन आपका ऑड है, तो ऑड फंक्शन में आपको पता है कि यार f ऑफ -x तो -fx के बराबर होता है। मतलब ये जो f ऑफ -x है दिस विल बी इक्वल टू -fx, तो fx -fx तो 0 हो जाएगा। तो आपका यार ये इंटीग्रल फाइनल आंसर क्या दे देगा, 0। फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0। कि अगर कभी आपके पास मान लीजिए सवाल आ जाए इंटीग्रल फ्रॉम -a to a fx dx वेयर fx इज ऑड, तो आंसर आप खटाक से बोल सकते हैं 0, तुरंत आंसर आप क्या बोल सकते हैं इसका, 0। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चों मुझे दिया हुआ है कि यार ये फंक्शन तो इवन है, ये फंक्शन क्या है, इवन है, तो इवन फंक्शन के केस में आपको पता है कि f ऑफ -x किसके बराबर होता है, fx के बराबर। ये f ऑफ -x जो लिखा है बेटा दिस विल बी इक्वल टू fx, तो fx और fx क्या हो जाएगा, 2fx। तब आप इस केस में इसको लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 से लेकर a fx dx, ठीक है ना। ये fx और f ऑफ -x भी fx हो जाएगा, तो दिस विल बी 2fx, तो 2 बाहर, इंटीग्रल 0 से a fx dx। ये एक बेटा रिजल्ट होता है प्रॉपर्टी 4 का जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बच्चे अक्सर सिर्फ ऑड और इवन फंक्शन के लिए याद रखते हैं, लेकिन बच्चों मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा, ये तो आपके लिए आ गया ऑड के लिए। अगर मान लीजिए आपके पास हो -a से लेकर a तक fx dx, तो इसका आंसर बच्चों आ जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 से लेकर a fx dx। इसका आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 से लेकर a fx dx प्रोवाइडेड fx इज इवन फंक्शन, प्रोवाइडेड fx इज इवन फंक्शन। ये चीज आप बोल सकते हैं कि अगर आपके पास फंक्शन इवन होगा तो ये आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार ये ऑलवेज ट्रू है। ये जो मैंने रिलेशन लिखा है कि आप इसको ये लिख सकते हैं दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू। अभी मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाता हूं, दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो अगर ये वाली चीज बच्चों हमेशा ट्रू है तो इन केस द फंक्शन fx, इन केस द fx इज
नीदर ऑड नॉर इवन। अगर मान लीजिए कभी मेरे पास फंक्शन आ गया विच इज नीदर ऑड नॉर इवन, देन इन केस द फंक्शन इज नीदर ऑड नॉर इवन, देन always use this relation। आपको हमेशा इस रिलेशन का इस्तेमाल करना है कि आप fx dx का इंटीग्रल फ्रॉम -a to a, याद रखेंगे लिमिट्स ऐसी होनी चाहिए, नेगेटिव ऑफ समथिंग से लेकर पॉजिटिव ऑफ द सेम थिंग तक, -a से लेकर a, -1 से लेकर 1, -2 से लेकर 2, -3 से लेकर 3, इस तरीके की लिमिट्स में आप हमेशा उसको 0 से a fx plus f of -x लिख सकते हैं, चाहे आपके पास फंक्शन ऑड हो चाहे आपके पास फंक्शन इवन। थोड़ा सा बेटा अपन बोर्ड क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं आपको ये वाली चीज डिराइव करके दिखाता हूं कि मैंने इसको ये कैसे लिखा। देखिए बेटा इसको अपन डिराइव करते हैं, ठीक है ना। डेरिवेशन बहुत सिंपल सा है। आप ऐसा बेटा करिए कि आप इसको ब्रेक कर लीजिए, आप इस लिमिट्स को ब्रेक कर लीजिए। आप लिखिए इंटीग्रल -a to a fx dx, इंटीग्रल -a to a fx dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल -a to 0 fx dx प्लस इंटीग्रल 0 to a fx dx। इस तरीके से इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं कि -a से 0 चले जाऊं और 0 से a चले जाऊं, फंक्शन वही लिखा हुआ है, कर सकते हैं। और जैसे ही बच्चों मैंने ये वाली चीज कर ली, तो यार यहां से मेरे पास एक चीज आ रही है कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज सिखाई थी। लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको क्या सिखाया था कि हमें नेगेटिव लिमिट्स देखना पसंद नहीं है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि हमें नेगेटिव लिमिट्स को देखना पसंद नहीं है। तो अगर हमें नेगेटिव लिमिट्स को देखना बच्चों पसंद नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा कि इतने से हिस्से के लिए आप ऐसा करिए कि आप x को रख दीजिए -t, आप x को रख दीजिए -t। तो जैसे ही आप x को -t रखेंगे तो dx विल बी -dt, तो आपके पास बन गया इंटीग्रल ऑफ माइनस बाहर fx, तो fx विल बी f ऑफ -t और dx की जगह dt। और लिमिट्स की अगर मैं बात करूं तो लिमिट्स कहां से कहां जाएंगी, लिमिट्स हमारे पास आ जाएंगी यहां से बच्चों, x की वैल्यू -a है, -a रखते ही t की वैल्यू a आएगी, और x की वैल्यू 0 है, 0 रखते ही t की वैल्यू 0 आएगी। और इसको आप लिख सकते हैं माइनस साइन को बैलेंस करने के लिए इंटीग्रल 0 to a f of -t dt। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप f of -t dt लिखे या f of -x dx लिखे, बात एक ही। ये चीज बेटा मैंने आपको बताई है कि आप अगर चाहें तो f of -t dt लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो f of -x dx लिख सकते हैं। इंटीग्रल में डेफिनेट में प्रॉपर्टी 1 में था, वेरिएबल बदलने से आंसर में कोई बदलाव नहीं आता। तो यार ये पहला वाला टर्म देखो बदल गया, दूसरा वाला टर्म वही लिखा है। इसको अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं ऐसा, दिस इंप्लाइज 0 to a f of -x dx, ये आपकी प्रॉपर्टी 1 थी। तो पहला वाला फंक्शन ये बन गया, दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज है। जैसे ही बेटा मैं दोनों को क्लब करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरे पास बेटा क्या आएगा, इंटीग्रल 0 to a, देख लो ये भी 0 से a, ये भी 0 से a, ऐड कर दो दोनों को क्योंकि ये सब ऐड हो रहा है। तो fx प्लस f माइनस x, 0 to a fx प्लस f माइनस x dx, यार वही तो लिखा था, 0 से a fx प्लस f माइनस x dx, वही चीज लिखी थी। तो ये बेटा आपके पास जो प्रॉपर्टी 4 है, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब इस पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बच्चों अपने पास लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी 4 पर बेस्ड जो क्वेश्चन अपने पास लिखा है दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम -½ से लेकर ½ तक, इंटीग्रल फ्रॉम -½ से लेकर ½ तक sec x मल्टीप्लाइड बाय ln 1 minus x upon ln 1 minus x upon 1 plus x, ठीक है क्या। ये बच्चों अपने पास सवाल लिखा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ -½ से लेकर ½ तक sec x मल्टीप्लाइड बाय ln 1 minus x upon 1 plus x, ये बेटा अपने पास सवाल है। अब मैं आपको ये बोलता हूं कि यार आप ऐसा करो, अगर आपको ये फंक्शन दिख रहा है, जब भी आपको लिमिट्स -a से a दिखें, -a से a दिखते ही लिमिट्स में बेटा ख्याल आना चाहिए प्रॉपर्टी 4 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। -a से a दिखते ही एक बार मन में ख्याल आना चाहिए प्रॉपर्टी 4 का कि कहीं ये मेरे प्रॉपर्टी 4 का तो सवाल नहीं। तो अगर मैं इस लॉजिक से इसको देखूं तो यार मैं आपको ये बोल सकता हूं, इस लॉजिक से बच्चों देखने पर मैं आपको ये बोल सकता हूं कि यार रिप्लेस x विद -x। अगर आप fx को मान लीजिए लिखते हैं sec x, यहाँ पे dx भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे dx भी आएगा, ये अपने पास सवाल है। तो अगर आप बेटा fx को लिखते हैं sec x into ln 1 minus x upon 1 plus x, इसको अगर बेटा मैं fx फंक्शन बोलूं sec x into ln 1 minus x upon 1 plus x,
तो यार f माइनस एक्स कितना आएगा, sec माइनस एक्स इंटू ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे, ये चीज आ जाएगी। और sec माइनस एक्स तो क्या होता है, sec x ही होता है, तो fx प्लस f माइनस एक्स कितना आ रहा है, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो sec x है, यहां पर भी sec ऑफ माइनस एक्स, cos ऑफ माइनस थीटा, अगर cos थीटा होता है तो sec ऑफ माइनस थीटा भी क्या होता है, sec थीटा होता है। तो आ जाएगा आपके पास sec x कॉमन, और sec x कॉमन आने के बाद अंदर आ जाएगा ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है क्या, ये चीज आ गई अपने पास। और यार ये क्या आ रहा है, ये तो यार sec x मल्टीप्लाइड बाय log a प्लस log b या log m प्लस log n, क्या आ जाएगा ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, यही आएगा। और यार ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ln 1 तो जीरो होता है यार, fx प्लस f माइनस एक्स तो जीरो आ गया। देख लो आप, fx प्लस f माइनस एक्स क्या आ गया, जीरो। और जैसे ही बच्चों मेरे पास fx प्लस f माइनस एक्स की वैल्यू जीरो आई, इट मींस कि यार f माइनस x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ fx। दिस मींस f माइनस x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ fx। और अगर f माइनस x की वैल्यू माइनस fx है तो इसका मतलब क्या है, if f माइनस x इज इक्वल टू माइनस fx देन योर fx फंक्शन इज ऑड। ठीक है, बैकग्राउंड में बेटा अगर थोड़ा सा आपको शोर शराबे की आवाज आ रही होगी, इग्नोर करेंगे। f माइनस x की वैल्यू अगर माइनस fx है, मतलब कि आपका बच्चा जो फंक्शन है दैट इज ऑड, क्योंकि अभी हमने देखा था f माइनस x की वैल्यू fx के बराबर होती है व्हेन फंक्शन इज इवन, और इसकी वैल्यू माइनस fx के बराबर होती है व्हेन फंक्शन इज ऑड। तो आपके पास fx ऑड आ गया, और अगर fx ऑड आ गया तो डायरेक्टली आंसर जीरो, सोचना ही नहीं है बेटा कुछ भी। अगर ये चीज ऑड आ गई तो तुरंत जीरो, सोचने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आंसर विल बी जीरो, नोट कर लीजिए बेटा। अगला बच्चों अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटीग्रल माइनस हाफ से लेकर हाफ तक, इंटीग्रल माइनस हाफ से लेकर हाफ तक ब्रैकेटेड x प्लस ln ब्रैकेटेड x प्लस ln 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, ब्रैकेटेड x प्लस ln 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x dx। ठीक है, ये बच्चों अपने पास सवाल लिखा है, ब्रैकेटेड x प्लस ln 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x dx। अब आपको बेटा ये बात भी समझने की जरूरत नहीं है कि जरूरी नहीं है पूरा का पूरा फंक्शन हमेशा ही ऑड या हमेशा ही इवन है। इट इज नॉट नेसेसरी ना, पूरा का पूरा फंक्शन जरूरी नहीं है। आप इसको देखो ब्रेक करके लिख सकते हो, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, माइनस हाफ से लेकर हाफ ब्रैकेटेड x dx प्लस इंटीग्रल माइनस हाफ से लेकर हाफ ln 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x dx। ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, क्या तकलीफ है, कोई भी तकलीफ की बात नहीं है, ब्रेक करके तो इसको अपन बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और अगर हमने बेटा इसको ब्रेक करके लिख लिया तो यार ये फंक्शन तो अभी देखो थोड़ी देर पहले आया था मेरे पास। इमेजिन करो अगर आप इस फंक्शन को fx बोलते, सोच के देखो, अपने दिमाग में सोचो, अगर आप इस फंक्शन को fx बोलते तो f माइनस x क्या आता, f माइनस x की वैल्यू आपके पास आती ln 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, यही आता क्या। अगर मैं इसको fx बोलता तो f ऑफ माइनस x आता है ln 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। लिमिट्स कहां है, माइनस a से ही है लिमिट्स इसकी भी। और यहां से बेटा मुझे दिखाई दे रहा है कि fx प्लस f माइनस x क्या आ जा रहा है इस वाले पार्ट के लिए, सिर्फ इसकी मैं बात कर रहा हूं, fx प्लस f माइनस x क्या आ जा रहा है। तो यार fx प्लस f माइनस x तो मेरे पास आ जाएगा यहां से ln और 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x इनटू, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो अंदर वाले टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। यार ये तो सब कट कट आके क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है, ln 1 तो 0 होता है, मतलब कि fx प्लस f माइनस x की वैल्यू 0 आ रही है। दिस मींस दैट f माइनस x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ fx, व्हिच मींस fx फंक्शन इज ऑड। fx फंक्शन क्या है, fx फंक्शन ऑड है। ये जो fx फंक्शन है वो fx फंक्शन क्या है, fx फंक्शन ऑड है। और ऑड फंक्शन का तो आंसर खटाक से 0, सोचने का जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आपको बेटा देखो मैंने थोड़ी देर पहले करके दिखाया था, fx प्लस f ऑफ माइनस x आप लिखते हैं 0 से उसको a तक, और जैसे ही f ऑफ माइनस x की वैल्यू माइनस fx आई तुरंत आंसर 0। डेरिवेशन में बताया थोड़ी देर पहले कि ये 0 क्यों होता है। अब इसको देखो यार, ये तो सिंपल सा सवाल है, पूरा भले कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन इतना सा हिस्सा तो बहुत सरल है, इसमें मैंने प्रॉपर्टी 4 लगा दी, इतना हिस्सा तो बहुत आसान है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस विल बी इंटीग्रल माइनस हाफ से 0
माइनस हाफ से 0 में ब्रैकेटेड विल बी -1 dx प्लस इंटीग्रल 0 से हाफ। अच्छा 0 से हाफ में तो ब्रैकेटेड क्या आएगा, 0 ही आएगा यार, ये तो बेकार हो गया, इसका तो कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ से -1 बाहर और dx का इंटीग्रेशन है x और लिमिट्स मेरे पास है -हाफ से लेकर 0 तक। तो -1 बाहर अंदर रखेंगे तो 0 सबसे पहले माइनस हाफ, तो ये आ गया प्लस हाफ। तो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी -1/2। चेक कर लें बेटा, चेक कर लीजिए, फाइनल आंसर विल बी -1/2। तो मैं आपको अलग अलग देखिए प्रोफाइल्स दिखा रहा हूं, आप चाहें तो ब्रेक करके भी इस तरीके से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन लिखा है दैट इज इंटीग्रल -2 से 2, इंटीग्रल -2 से 2, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को छोटा दिखे। तो इंटीग्रल -2 से लेकर 2 तक, और मुझे बोला जा रहा है मॉड ऑफ 1 - x² dx, मॉड ऑफ 1 - x² dx, इंटीग्रल ऑफ -2 to 2 मॉड ऑफ 1 - x² dx, ठीक है, ये अपने पास बच्चों सवाल है। अब जरा सोच के देखिए कि यार ये फंक्शन ऑड है या ये फंक्शन इवन है, क्या लगता है? तो यार मुझको तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि यार ये फंक्शन तो इवन है, x को अगर मैं -x से रिप्लेस करूंगा तो ओरिजिनल सवाल को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर फंक्शन इवन होता है तो इवन फंक्शन के लिए तरीका क्या होता है, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 से लेकर 2 तक मॉड ऑफ 1 - x² dx, ऐसा लिख सकते हैं अपन। प्रॉपर्टी देखो अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था मैंने, इवन फंक्शन में आप इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं। और जैसे ही बेटा मैंने ये लिख लिया, देखो ये प्रॉपर्टी फॉर लगेगा कब, जब -a से a का लिमिट होगा, तो मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया। अब ये वाला बेटा ब्रेक करते ही मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि यार मॉड ऑफ 1 - x², मॉड ऑफ 1 - x², ये इसका ओपनिंग कैसे होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट कहां पर आएगा बेटा, इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1 पे। मतलब कि जब भी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में होगी तो ये मॉड पॉजिटिव खुलेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ, ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रल 0 से 1, अगर 0 से 1 में होगा तो मॉड पॉजिटिव खुलेगा, मतलब 1 - x² dx, और प्लस इंटीग्रल 1 से 2, बेटा 1 से 2 के बीच में ये मॉड नेगेटिव खुलेगा, तो दिस विल बी x² - 1 dx। तो यार यहां से मेरे पास क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 से 1 में देखो आप बेटा जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, दिस विल बी x - x³ फ्रॉम 0 to 1 प्लस x² - 1 का x³ 3 x फ्रॉम 1 to 2। बस वैल्यूज को बच्चों पुट अप कर दो यहाँ पे, तो ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा 1 - 1/3, फिर 0 रखते ही गायब, प्लस 2 रखते ही 2³ 2³ इज 8/3 -2, और -1 रखते ही 1/3 -1, ये आ जाएगा अपने पास। यार यहां से अपने पास देखो क्या आ रहा है बेटा, फाइनल आंसर विल बी 2 × 1 - 1/3 इज 2/3 प्लस 8/3 -2 और फिर -1/3 और +1। तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से फाइनली अगर अपन देखेंगे तो ये बेटा आपके पास लिखा हुआ है 2/3 और 8/3, 10/3 10/3 -1/3 9/3, 9/3 होता है 3 3 + 1 4 4 - 2 2 2 × 2, फाइनल आंसर 4 आ रहा है। चेक कर लीजिए बेटा, फाइनल आंसर आपके पास 4 आएगा, ठीक है, फाइनल आंसर विल बी 4। अब आपके पास मल्टीपल तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है ना, आपके पास बच्चों मल्टीपल तरीके हैं। अगर आप चाहते तो आप इसको इंडिविजुअली बिना ये वाला प्रोसेस किए भी सॉल्व कर सकते थे, आपकी इच्छा के ऊपर है। आपको बच्चों जिस भी मेथड से इसको सॉल्व करना हो आप इसको उस मेथड से सॉल्व करें, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बेसिक जो चीज है वो रियलाइज करना सिर्फ ये बात है कि अगर मैं इस वाले फंक्शन को fx मानता हूं, अगर मैं इस फंक्शन को fx मानता हूं तो मुझे ये बात का एहसास होना चाहिए कि fx एक इवन फंक्शन है, क्योंकि जब मैं x को -x से रिप्लेस करूंगा तो fx का वैल्यू f of -x के बराबर ही आएगा। ये f of -x का वैल्यू fx के बराबर ही आएगा, बस यही चीज है इसमें इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है क्वेश्चन, इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 3, इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 3 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय x² + 1 प्लस tan इनवर्स x² + 1 डिवाइडेड बाय x dx, ठीक है क्या। ये बेटा अपने पास देखो सवाल दिया, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय x² + 1 प्लस tan इनवर्स x² + 1 डिवाइडेड बाय x dx, ये अपने पास क्वेश्चन दिया। अब
तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर आप तो प्रॉपर्टी 4 पढ़ा रहे थे, प्रॉपर्टी 4 में तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होनी चाहिए, -a से a का प्रोफाइल होता है। ये तो -1 से 1 होता तो अपन ऐसा लगाते, ये तो -1 से 3 दिख रहा है, इसको कैसे करेंगे? तो यार मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप ऑब्जर्व करें कि क्या आप इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या? -1 से 1 और 1 से 3 कर सकते हैं ब्रेक, कोई दिक्कत की नहीं बात। आप इसको -1 से 1 और 1 से 3 में ब्रेक बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत की बात नहीं है, पहली चीज। सेकंड बात बेटा जो हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट है, वो सेकंड बात क्या है? सेकंड बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि देखो tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x के बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है, tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x के बराबर होता है, लेकिन ये कब होता है? when x is greater than 0, जब x पॉजिटिव होता है तब tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x के बराबर होता है। लेकिन अगर बेटा x नेगेटिव हुआ तो सोच लो, याद कर लो प्रॉपर्टी, tan इनवर्स की वैल्यूज क्या होती है? tan इनवर्स की वैल्यूज बच्चों आपके पास आती है कहां से कहां तक? tan इनवर्स की वैल्यूज आपके पास आती है -π/2 से π/2 तक। अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसका आंसर -π/2 से 0 के बीच में मिलेगा, तो आपको इसमें पाई ऐड करना पड़ जाएगा, तो दिस विल बी पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी cot इनवर्स x की, क्योंकि cot इनवर्स x तो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो आप देख लो अगर यहाँ पर ये x नेगेटिव भी हुआ तो ये आंसर आपके पास पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू -π/2 से 0 के बीच में होगी। तो ये बेटा पूरा खेल है सवाल का, ये हिडन है इसमें चीज, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये वाली चीज बच्चों मुझे समझ में आती है तो अब मैं आपको क्या बोलूंगा? अब मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बोलूंगा कि यार ये अंदर वाला जो आर्ग्यूमेंट x/x² + 1 या x² + 1/x, ये अंदर वाला आर्ग्यूमेंट तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अदरवाइज तो कोई बच्चा मुझे बोलेगा कि सर आप x/x² + 1 को t मान लो तो ये tan इनवर्स t है तो ये cot इनवर्स t हो जाएगा। कोई बच्चा बोलने के लिए बोल सकता है कि सर एक दूसरे का रेसिप्रोकली तो लिखा है, एक को t मानो तो दूसरा tan इनवर्स 1/t होगा जो cot इनवर्स t होगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोल सकते बेटा, डायरेक्टली बोलने में गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कभी पॉजिटिव हो रहा होगा, ये कभी नेगेटिव भी हो रहा होगा, क्योंकि ये -1 से 3 है वेरिएशन, -1 से 0 तक ये नेगेटिव होगा, 1 के 0 के आगे ये पॉजिटिव होगा। तो ज्यादा बेटर क्या है? ज्यादा बेटर है कि मैं आपको बोलता हूं आप इसको ब्रेक कर लो, फ्रॉम -1 to 1 आप इसको लिखो tan इनवर्स x/x² + 1 प्लस tan इनवर्स x² + 1/x, ठीक है क्या? ये अपन ने इसको ब्रेक कर लिया फ्रॉम -1 to 1, और उसके बाद प्लस इंटीग्रल -1 से 1 के बाद, -1 से 1 के बाद आप इसको इंटीग्रेट करें 1 से लेकर 3 तक, -1 से 1 के बाद आप इसको इंटीग्रेट करें फ्रॉम 1 to 3। तो यार 1 से अगर मैं 3 में इसको इंटीग्रेट करूंगा तो अब तो मैं इसको क्या लिख लूं? चलो एक बार तो अच्छे से लिख लेते हैं, tan इनवर्स x/x² + 1 प्लस tan इनवर्स x² + 1/x, ठीक है? ऐसा लिख लेते हैं बेटा अपन इसको dx, ऐसा आप इसको लिख लो। अब अगर -1 से 1 में मूव कर रहे हो, -1 से 1 में बच्चों अगर आप मूव कर रहे हो तो अब जरा सोच के देखो कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है? इज दिस फंक्शन ऑड और इज दिस फंक्शन इवन? तो यार f ऑफ -x अगर मैं निकालूं f - x, तो f - x तो क्या आएगा? -tan इनवर्स x/x² + 1, क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स ऑफ -θ इज -tan इनवर्स θ। tan इनवर्स फंक्शन एक ऑड फंक्शन होता है, आपको पता है कि tan इनवर्स -θ इज -tan इनवर्स θ। तो उसी लॉजिक से बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x/x² + 1, जैसे आप x को -x से रिप्लेस करोगे इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो x² ही है, लेकिन ये -x होते ही बाहर आ जाएगा -x। वैसे इसमें दिस विल बी -tan इनवर्स x² + 1/x। तो यार यहां से तो मेरे पास क्या चीज आ गई कि f - x की वैल्यू माइनस टाइम्स कॉमन ले लूंगा तो दिस विल बी fx, f - x की वैल्यू -fx, मतलब ये ऑड हो गया ये तो। और अगर बेटा ये ऑड हो गया तो ये वाला पूरा इंटीग्रल क्या होगा? ये वाला पूरा इंटीग्रल 0 होगा। ये पूरी चीज को आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इतनी जो खतरनाक प्रॉपर्टीज तभी तो करा रहा हूं। इनडेफिनेट का सवाल अगर इस तरीके का आ जाए तो वो डिफिकल्ट होता है, लेकिन डेफिनेट में ऐसे सवाल डिफिकल्ट नहीं होते, क्योंकि प्रॉपर्टीज का यूज बहुत अच्छा आता है बेटा इसमें। तो ये चीज हो गई। और यहां पर अगर मैं देखूं तो यार यहां पर मुझको दिखाई दे रहा है 1 से अगर 3 में जा रहा हूं तो यार ये तो पॉजिटिव है, मतलब ये अंदर वाला आर्ग्यूमेंट क्या होगा? 1 से 3 में, 1 से 3 के मूवमेंट में अंदर वाला आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होगा। तो अगर ये t लिखा है
तो ये वाली चीज 1/t लिखी है, तो tan इनवर्स t प्लस tan इनवर्स 1/t, tan इनवर्स 1/t को आप cot इनवर्स t बोल दो, तो tan इनवर्स t प्लस cot इनवर्स t क्या होता है, π/2 होता है। तो ये 1 से 3 में π/2 लिखा है बेटा, π/2 dx। ठीक है, अगर आप इस पूरी चीज को t बोलोगे तो ये 1/t लिखा है, π/2 dx आपके पास लिखा हुआ है। तो अगर ये π/2 dx लिखा है तो π/2 बाहर, और dx का इंटीग्रल होता है x फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 to 3। तो आपके पास आ गया π/2 into 3 minus 1, मतलब कि 2 into 2 ये बेटा कट जाएगा, और फाइनल आंसर विल बी पाई। चेक कर लीजिए बच्चों, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा पाई। अच्छा सवाल है, ये स्टार में लगा देता हूं, इट इज अ गुड क्वेश्चन। बहुत कुछ सीखने को मिलता है बेटा ऐसे अच्छे अच्छे सवालों से। थोड़ा सा हो सकता है आपको आज में कुछ बच्चों को थोड़ा सा बेटा हैवी लग रहा हो आज का लेक्चर, लेकिन जरूरी है। आप जब तक अच्छे सवाल यहाँ नहीं बनाएंगे बच्चों, तब तक आपसे अच्छे सवाल एग्जाम में बनेंगे ही नहीं, इस बात को मान के चलिए। नेक्स्ट अपने पास जो बच्चों क्वेश्चन दिया है, दैट इज इफ इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई, इफ इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर पाई तक, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 0 से लेकर पाई तक, मॉड ऑफ 2 sin x, मॉड ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x, मॉड ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x dx इज इक्वल टू रूट के। 0 से लेकर पाई तक मॉड ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x dx इज इक्वल टू रूट के, where k belongs to a natural number, where k belongs to a natural number, find k, where k belongs to a natural number, find k। ये बच्चों अपने पास सवाल है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचूं कि यार 0 से पाई में मॉड ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x मुझे पूछा जा रहा है, तो यार मुझे तो एक चीज याद आती है कि मैंने तो आपको सिंगल साइन या सिंगल कोसाइन बनाना बताया है। मैंने आपको याद करिए सिखाया है कि सिंगल साइन या सिंगल कोसाइन बच्चों कैसे हम बनाते हैं। तो सिंगल साइन या सिंगल कोसाइन बनाने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा, कि आपके पास अगर लिखा हुआ है इंटीग्रल 0 से लेकर पाई और मॉड के अंदर लिखा हुआ है 2 sin x प्लस 3 cos x, और आपके पास ये दिया हुआ है इसकी वैल्यू कुछ रूट के आती होगी, तो पहले आप इस पर ध्यान दें। अगर मैं सिंगल कोसाइन की बात करूं, सिंगल कोसाइन की, या चलो सिंगल साइन की बात आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको ऐसा आपको बोल दूं कि यार आप इसको डिवाइड कर दो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 और 9 मतलब अंडर रूट 13 से डिवाइड कर दो और अंडर रूट 13 से मल्टीप्लाई भी कर दो। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से आप डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, तो उससे आपके पास क्या मिलेगा, है ना, अपन बोल देते हैं लेट 2/√13 इज इक्वल टू cos अल्फा, 2/√13 इज इक्वल टू cos अल्फा, ऐसा मान लेते हैं। तो sin a into 2/√13 is cos b, sin a cos b प्लस cos a is cos x into sin b, तो sin b क्या आ जाएगा 3/√13। ठीक है ना, ये जो ट्राइंगल आप बेटा बनाएंगे, इसमें अगर आप इसको अल्फा बोलेंगे और अल्फा को अगर आप 2/√13 बोल रहे हैं, तो √13 के हिसाब से कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास बेटा 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा। तभी तो देखो आपके पास 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 मिला के 13 बनाएंगे, ऐसा ही होगा। तो यहां से देखो ये आपके पास क्या आ गया, sin a cos b प्लस cos a into sin b, ये आ गया अपने पास। तो यार यहां से इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √13 into इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर पाई, √13 into इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर पाई sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b होता है sin of a प्लस b, तो sin of a प्लस b इज x प्लस अल्फा dx, और इसका मॉड sin of x प्लस अल्फा, उसका बेटा मॉड लगा हुआ है अपने पास 0 से पाई के इंटरवल में। और आपको एक बात मैंने ऑलरेडी बताई हुई है कि यार x प्लस अल्फा मेरे को देखना अच्छा नहीं लगता, तो मैं आपको बोलूंगा कि x प्लस अल्फा को आप मान लो t, तो x प्लस अल्फा को t मानते ही आप बोलेंगे dx विल बी इक्वल टू dt, तो आपके पास हो गया इंटीग्रल ऑफ √13, यहाँ पर sin t मॉड ऑफ sin t dt, dx इज dt। और उसके बाद लिमिट्स अगर मैं देखूं तो यहां से बच्चों मेरे पास लिमिट्स क्या आ जाएंगे, अगर मैं t की बात कर रहा हूं तो आप देखो x की वैल्यू आपके पास 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो 0 रखते ही यहां पे आपके पास आएगा अल्फा, और उसके बाद x की वैल्यू आपके पास कितनी है, पाई है, तो पाई रखते ही यहां पर आपके पास आएगा पाई प्लस अल्फा। अल्फा से लेकर पाई प्लस अल्फा की आपके पास लिमिट्स आ गई। अब अगर अल्फा से लेकर बेटा पाई प्लस अल्फा की आपके पास लिमिट्स आ गई, तो आप साइन का ग्राफ देखो। हालांकि मुझे इसका आंसर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा आपकी तसल्ली के लिए मैं अच्छे से बनाता हूं। इस तरीके का आपके पास साइन का ग्राफ होता है। अल्फा ऑब्वियसली आपको देखो एक एक्यूट एंगल दिख रहा है, अल्फा क्या दिख रहा है, एक एक्यूट एंगल दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
तो आप यहां पर कहीं पर मान लो कि यहां पर कहीं पर अल्फा आएगा, तो पाई प्लस अल्फा कहां होगा, इधर कहीं पे पाई प्लस अल्फा होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अगर ये अपन अल्फा बोल रहे हैं तो यहां इसके आगे कहां पर आएगा, पाई प्लस अल्फा आएगा। तो अब आप देखिए बेटा, आप इसको देख सकते हैं कि दिस इज √13 इनटू अंदर बेटा आप देखिए इंटीग्रल को आप ब्रेक करिए, अल्फा से लेकर आप इसको पाई तक, अल्फा से लेकर पाई तक ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मॉड ऑफ sin t क्या खुलेगा, sin t खुलेगा और उसके साथ लिखा हुआ है dt और प्लस इंटीग्रल ऑफ, उसके आप आगे अगर जाएंगे तो आगे जाते ही आपको दिख रहा है कि पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा तक ये आपके पास नेगेटिव है। पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा तक अगर ये नेगेटिव है तो sin t का मॉड किससे कैसे खुलेगा, माइनस sin t बन के। तो इस तरीके से आगे आपके पास ये मैंने प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दिया। और साइन का इंटीग्रल क्या होता है बेटा, माइनस कॉस, तो आपके पास आ गया √13 इनटू माइनस कॉस टी, कहां से कहां तक, अल्फा से लेकर पाई तक। और साइन टी का अगेन माइनस कॉस टी, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस कॉस टी कहां से कहां तक, तो पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा तक। ये आ गया अपने पास। तो दिस इज √13 मल्टीप्लाइड बाय कॉस, माइनस के साथ अंदर क्या आ गया, सबसे पहले कॉस पाई होता है -1 और फिर माइनस कॉस अल्फा, ये आ गया अपने पास माइनस कॉस अल्फा और प्लस यहां पर अगर हम देखेंगे बेटा तो कॉस ऑफ पाई प्लस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो कॉस ऑफ पाई प्लस अल्फा इज माइनस कॉस अल्फा और माइनस कॉस पाई इज अगेन -1, तो ये हो जाएगा +1। तो यार मुझे जो आंसर बच्चों आते हुआ दिख रहा है दैट इज, देखिए आप ध्यान से, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा कट गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 और +1। यार ये तो 2√13 आ रहा है, ये तो क्या आ रहा है 2√13 और 2√13 आ रहा है, मतलब कि आप 2 को अगर अंदर लेके जाओगे रूट के तो 4 बन के जाएगा, तो ये आपके पास आएगा √52। मतलब कि k का वैल्यू आपके पास बच्चों 52 आएगा निकल के, चेक कर लें आप, k का वैल्यू आपके पास निकल के 52 आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों ये भी। नेक्स्ट अपने पास बच्चों जो प्रॉपर्टी है दैट इज प्रॉपर्टी 5। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, प्रॉपर्टी 5 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसमें मैं 4 स्टार 5 स्टार जो चाहूं वो लगा सकता हूं। बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है, बहुत शानदार प्रॉपर्टी है और जितने भी लोग कोटा वाले हैं सबको बेटा ये प्रॉपर्टी पता होगी किंग नाम से। इस प्रॉपर्टी को किंग बोला जाता है लोकल भाषा में, कोटा की भाषा में। ऐसा कहीं पर भी टेक्स्ट बुक नाम नहीं है तो ऐसा कहीं आप लिख के मत आइएगा, लेकिन याद रखने के लिए अच्छा है कि किंग प्रॉपर्टी है, ये बादशाह प्रॉपर्टी है बेटा, ये सबसे मतलब मस्त प्रॉपर्टी, जो लगती है तो खटाक से आंसर आता है। देखिए आपके पास बच्चों अगर कभी दिया हो इंटीग्रल ऑफ a to b fx dx, इंटीग्रल ऑफ a to b fx dx, ठीक है, अगर बच्चों आपके पास ये चीज दी हो तो आपका ख्याल इसमें जाना चाहिए कि ये चीज इसके बराबर होती है, इंटीग्रल ऑफ a to b f of a plus b minus x dx। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ a to b fx dx is also equal to इंटीग्रल ऑफ a to b f of a plus b minus x, मतलब ये दोनों लिमिट्स का सम माइनस x dx। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हो सकता है किसी बच्चे का सवाल उठ रहा होगा कि सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, तो देखो मैं आपको बताता हूं। इस पूरे को आप मान लो i, ठीक है, आप इस पूरे को बेटा i मान लो। अब देखो अगर मैं बात करूं इसकी, इंटीग्रल ऑफ a से b f of a plus b minus x dx, ठीक है, मैं आपको बोलता हूं कि चलो अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अपन इसको बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं। तो यार इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको बोलूंगा कि a plus b minus x को अपन चलो t मान के देखते हैं, a plus b minus x को अपन क्या मान के देखते हैं, t मान के देखते हैं। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा कि यार माइनस dx will be equal to dt, तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट्स में f a plus b minus x is t, तो ft और माइनस बाहर और dx की जगह dt, ठीक है, माइनस dx dt था, माइनस बाहर लिखा गया। और लिमिट्स अगर मैं देखूं तो x की जगह मैंने क्या रखना है, x बेटा आपका वेरिएशन a से हो रहा था, तो अगर ये x की जगह आप a डालोगे तो देखो a माइनस a तो कट जाएगा तो b बचेगा, और अगर आप x की जगह b डालोगे तो b माइनस b कट जाएगा तो a बचेगा। और यार यहां से तो अगर मैं माइनस साइन को बैलेंस करने के लिए लिमिट्स इंटरचेंज कर दूं तो ये a से b ft dt आ जाएगा, और a से b ft dt तो क्या होता है, a से लेकर b fx dx होता है। तो आगे क्या है वही चीज, a से b fx dx ही आ गया कि ये भी सॉल्व हो गया। ये इसका प्रूफ है, ये इसका प्रूफ है बेटा। हालांकि प्रूफ स्कूल के लिए काम का है, कोचिंग के लिए तो काम का नहीं है, आपके जेई के पेपर के लिए काम का नहीं है, लेकिन आइडिया होना चाहिए, एक रफ आइडिया अपने को होना चाहिए।
अब यहां से बेटा देखो इसको अपने को यूज कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूं। तो यहां से बेटा इसको यूज करने का तरीका आपके पास कि देखिए आप आई को ही क्या लिखेंगे, आई को ही हमने बेटा ये अभी लिखा था कि आई आपने माना है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसी को आप क्या लिख सकते हैं ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, एक ही बात है, लिख सकते हैं ऐसा। तो अगर बच्चों मैं इसको ऐड करूं तो 2i का वैल्यू मेरे पास आएगा इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किंग प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी भी इस बात को बेटा याद रखिए, कभी भी अगर आपका डेफिनेट का सवाल जेई के पेपर में अटका या आपके इंस्टीट्यूट के पेपर में अगर बेटा आपके पास कभी भी डेफिनेट का सवाल अटक गया, फिर आपको ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा हो, एक बार सोच के देखिएगा कि यार किंग प्रॉपर्टी से आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, एक बार सोच के देखिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है सारे सवाल किंग प्रॉपर्टी से हो, लेकिन किंग प्रॉपर्टी बेटा सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज दिखती नहीं है। कई बार तो दिख जाती है लेकिन कई बार ये चीज दिखती नहीं है। देखो मैं आपको एक सवाल के थ्रू इसको समझाता हूं। अपने पास बेटा जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाय 2, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाय 2 साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। ये अपने पास है इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इनटू डीएक्स। अब ये सवाल अगर आप ओरिजिनली देखेंगे ना तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। ओरिजिनली देखने में बच्चों ये सवाल आपको ठीक ठाक डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर मैं इसको किंग प्रॉपर्टी से सोचूं तो किंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है, किंग प्रॉपर्टी ये बोलती है कि यार आप x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, x को आप रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स से, मतलब कि पाई बाय 2 माइनस एक्स से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग किंग प्रॉपर्टी। तो आपके पास i की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2, ये देख लो, ये तो यही है, लिमिट्स तो नहीं बदलती। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x को अगर मैं 90 माइनस एक्स डालूंगा तो साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है cos x, तो ये आपके पास आ जाएगा cos क्यूब x डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा आपके पास cos x प्लस sin x। हो गया क्या फायदा, देख लो फायदा हो चुका है। जैसे ही मैंने इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाई, अप्लाइंग किंग, जैसे बच्चों आप इसमें किंग वाली प्रॉपर्टी लगाओगे आपको देखो तुरंत क्या मिल जाएगा, तुरंत आपके पास बेटा ये चीज ऐड हो जाएगी। और जैसे ही आपके पास बेटा चीज ऐड होगी, अब आप क्या लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2, नीचे बेटा देखो डिनोमिनेटर सेम है तो दिस विल बी sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x, यहां पर है dx, तो अपने पास आ गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2। अच्छा a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, यही आता है क्या, देख लो ध्यान से, a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 माइनस ab, और नीचे अपने पास लिखा हुआ बेटा sin x प्लस cos x। यार ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो बच्चों पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास देखो फाइनली अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 1 माइनस sin x cos x, इसको आप लिख लो 1 माइनस sin 2x बाय 2, 1 माइनस sin 2x बाय 2, इसको आप ऐसा लिख लो, ठीक है ना। sin x cos x को आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके sin 2x बाय 2 लिख लो। तो यार इसका इंटीग्रल तो क्या होता है, यहां पर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का इंटीग्रल होता है x और माइनस sin 2x का होता है cos 2x, ठीक है ना। sin 2x का होता है माइनस cos 2x, तो माइनस sin 2x का होता है cos 2x, तो प्लस cos 2x और बाय 2 भी आएगा और एक 2 ऑलरेडी है तो बाय 4, और लिमिट्स हमारे पास लगी हुई है 0 से पाई बाय 2, तो यहां से अपने पास ये चीज आ जाएगी पाई बाय 2 प्लस cos ऑफ 2 इनटू पाई बाय 2 मतलब cos पाई इज माइनस 1 बाय 4, और माइनस 0 रखूंगा तो 0, और फिर यहां 0 रखूंगा तो cos 0 बेटा 1 होता है तो प्लस 1 बाय 4, ये अपने पास आ रहा है। तो यार यहां से तो मेरे पास क्या आ गया पाई बाय 2 और माइनस 1 बाय 4, माइनस 1 बाय 4 इज माइनस 1 बाय 2, पाई बाय 2 माइनस 1 बाय 2 आ रहा है। लेकिन ये सही नहीं है बेटा, ये चीज अभी सही नहीं है आपके पास, क्योंकि
आपने बच्चों ये जो आंसर निकाले 2i का निकाला, इसमें मिस्टेक यही होता है। बच्चा क्या होता है जब आंसर आ रहा होता है ना तो इतना खुश हो जाता है कि मेरा तो आंसर आ गया, उतने में वो इसमें आंसर छोड़ देता है। और ये भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए दैट दिस इज द आंसर ऑफ 2i। 2i की वैल्यू आ रही है π/2 - 1/2, तो i विल बी इक्वल टू π/4 - 1/4। ये आएगा बेटा आंसर आपके पास, ठीक है क्या? फाइनल आंसर विल बी π/4 - 1/4। बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है बेटा, जबरदस्त प्रॉपर्टी है, किंग। अगला अपने पास बच्चों सवाल लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रल -π/2 से लेकर π/2 तक, इंटीग्रल -π/2 से लेकर π/2 तक 1 डिवाइडेड बाय 2009 रेज टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2009 रेज टू द पावर x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 2 रेज टू द पावर साइन ऑफ 2010, ठीक है, साइन की पावर में 2010x डिवाइडेड बाय साइन रेज टू द पावर 2010x प्लस cos रेज टू द पावर 2010x। ये सवाल है बेटा आपके पास, ठीक है, ये आपके पास बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो ओरिजिनल अगर आप सवाल देखोगे बहुत भयानक प्रोफाइलिंग है, बहुत ही भयानक प्रोफाइलिंग है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल काइंड ऑफ फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, और तुम गलती से भी आइलेट तो सोच ही नहीं सकते। मतलब क्या हो जाएगा इस सवाल का, सोचो, आइलेट सोचोगे पागल हो जाओगे इस सवाल में। तो यार मैं आपको ये बोलता हूं कि यार अगर मैं किंग से सोचूं, किंग लगा के अगर मैं सोचूं, हालांकि कोई बच्चा मेरे को ये भी बोल सकता है कि सर आप किंग से मत सोचो, आप तो -π/2 से π/2 में हैं, तो -π/2 से π/2 में सर आप ऐसा कर दो कि आप तो प्रॉपर्टी 4 सोचो। प्रॉपर्टी 4 भी सोच सकते हो, कोई मेरे को हर्ज नहीं है, आप देख सकते हो कि ये फंक्शन ऑड है या ये फंक्शन इवन है, कि x को -x से रिप्लेस करने से क्या होगा आप देख सकते हो। लेकिन बेटा x को -x से रिप्लेस करने से फायदा नहीं होगा। यहाँ पे आप अगर x को -x से रिप्लेस करोगे और प्रॉपर्टी 4 सोचोगे कि अगर ऑड फंक्शन आया तो आंसर 0, अगर इवन फंक्शन आया तो आंसर 2 into ये पूरी चीज, अगर नाइदर ऑड नॉर इवन हुआ तो कुछ और लिखूंगा, उससे फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा? फायदा होगा बेटा अगर मैं किंग सोचूं। किंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है? किंग प्रॉपर्टी बोलती है कि आप x को रिप्लेस कर सकते हैं π/2 -π/2 और -x से, a + b - x। a + b - x से अगर आप रिप्लेस करेंगे तो आप x को यहाँ पर -x से रिप्लेस कर रहे हैं, तो आपके पास फाइनल आंसर कुल मिला के बदलना नहीं चाहिए। तो अगर आप x को -x से रिप्लेस करेंगे यूजिंग किंग प्रॉपर्टी तो फाइनल आंसर नहीं बदलना चाहिए। इसका मतलब -π/2 से लेकर π/2 तक ये है, और ये आपके पास आ जाएगा 1/2009 की पावर क्या आ जाएगा -x, तो दिस विल बी 1/2009 टू द पावर x प्लस 1, ठीक है। और यहां पर बेटा आप देखिए जैसे ही आप x को -x से रिप्लेस करेंगे पावर इवन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो sin रेज टू द पावर 2010x डिवाइडेड बाय पावर इवन है बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो sin रेज टू द पावर 2010x प्लस cos रेज टू द पावर 2010x। और जैसे ही बच्चों मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखिए यहां पर एलसीएम लेते ही, यहां पर बेटा एलसीएम लेते ही क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 + 2009 रेज टू द पावर x, और ये 2009 रेज टू द पावर x घूम के बेटा ऊपर आ जाएगा एलसीएम। अब देखो किंग प्रॉपर्टी जैसी बेटा आप इसको ऐड करोगे, ऐड करते ही देखो आपके पास क्या आया 2i, लिमिट्स तो आपके पास सेम है, तो 2i विल बी फ्रॉम -π/2 से लेकर π/2 तक। जरा दोनों को जोड़ो, दोनों को बेटा अगर आप जोड़ोगे तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 2009 की पावर x, 1 + 2009 की पावर x, sin रेज टू द पावर 2010x प्लस cos रेज टू द पावर 2010x, नीचे यहां पर भी वही है sin की पावर 2010 और cos की पावर 2010, जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास आ जाएगा देखो sin की पावर 2010x कॉमन, तो आपके पास आएगा 1 + 2009 की पावर x, और उसमें sin की पावर 2010x कॉमन निकल गया, और नीचे है 1 + 2009 की पावर x, और नीचे बेटा अपने पास लिखा हुआ है sin की पावर 2010x प्लस cos की पावर 2010x। ऐसा इसको लिख सकते हैं क्या अपन? ये चीज अपन यहां पर कर सकते हैं किंग प्रॉपर्टी लगाते, और जैसी बेटा ये चीज मेरे पास आई यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, देखो आप ये वाला जो फैक्टर है ये कट गया। अभी भी सवाल सॉल्व नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा आसान हो गया।
अभी भी सॉल्व नहीं हुआ बेटा, लेकिन थोड़ा सा ये इजी हो चुका है। अब यहां से बेटा देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, अब आप इसको बोल सकते हो कि यार अब ये फंक्शन क्या है, अब ये फंक्शन मेरे पास एक इवन फंक्शन है। यहां पर नाइदर ऑड नॉर इवन दिख रहा था, प्रॉपर्टी यहां पर 4 भी लग सकती है, याद करो किंग तो लगी लेकिन प्रॉपर्टी 4 भी तो लग रही थी, लेकिन प्रॉपर्टी 4 वहां नहीं लग रही थी। भले ये लिमिट्स -a से a थे, लेकिन प्रॉपर्टी 4 क्यों नहीं लग रही थी, क्योंकि बेटा इसमें आपके पास दिस वाज नाइदर ऑड नॉर इवन। लेकिन ये वाला फंक्शन अब जो बचा यार, ये तो इवन फंक्शन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 से लेकर π/2, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 sin raised to the power 2010x divided by sin raised to the power 2010x plus cos raised to the power 2010x dx। ठीक है क्या, ये चीज आ जाएगी अपने पास। तो आपको बेटा दिखाई दे रहा है, देखो ये 2 से 2 तो गया। अब i की वैल्यू आपके पास ये लिखिए। मुझे एक बार ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक बार मैं यहां पर दोबारा किंग लगा सकता हूं। यहां पर जो बेटा मैंने अप्लाई किया है वो मैंने प्रॉपर्टी 4 अप्लाई किया है, मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पर मैंने प्रॉपर्टी 5 अप्लाई की है, साथ साथ में लिखते भी जा रहा हूं ताकि बाद में बेटा आप अगर कभी पढ़ें तो आपको थोड़ी सी भी दिक्कत ना है, ठीक है ना। दिस वाज प्रॉपर्टी 4, ये इवन फंक्शन है, ये जो बची हुई चीज है ये इवन फंक्शन है, तो मैंने वहां पे ये लगा दिया। और अगर मैं यहां पर बेटा एक बार किंग और लगाऊं तो मेरे पास i की वैल्यू ये लिखी थी, i की ही वैल्यू और क्या आ जाएगी यहां से किंग लगाते ही। अगर मैं दोबारा एक बार किंग अप्रोच करूं तो i की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल 0 से π/2, 0 से π/2। ये अगर बेटा पूरा fx है तो आप इसमें क्या डाल सकते हैं, a प्लस b माइनस एक्स, मतलब 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, और 0 प्लस π/2 माइनस एक्स मतलब 90 माइनस एक्स, तो sin 90 माइनस एक्स इज cos x, तो cos पावर 2010 इंटू x, नीचे अपने पास आ जाएगा cos पावर 2010 x प्लस sin रेज टू द पावर 2010 x dx। इन दोनों को बेटा ऐड कर दो, मेरे को लग रहा है सवाल निकल जाएगा यहां से। i की वैल्यू ये है, i की वैल्यू ये है, 2i विल बी इंटीग्रल, लिमिट्स कहां है 0 से π/2 है, दोनों में सेम है लिमिट्स, और आपके पास देखो डिनोमिनेटर भी सेम है, sin की पावर 2010 प्लस cos की पावर 2010 दोनों जगह। तो आपके पास आ गया यहाँ पे sin की पावर 2010x प्लस cos की पावर 2010x, ये आ गया। और न्यूमरेटर में भी देखो सेम चीज है, sin की पावर 2010x प्लस cos की पावर 2010x, सेम चीज लिखी है बेटा, और ये कैंसिल आउट हो गई। और जैसे ये कैंसिल आउट हुई तो देखो 2i की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2i की वैल्यू आ गई इंटीग्रल ऑफ dx इज x, लिमिट इज 0 से π/2, तो 2i की वैल्यू बच्चों अपने पास आ जाएगी π/2, मतलब कि x की वैल्यू अपने पास, सॉरी i की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, i विल बी इक्वल टू π/4। शानदार सवाल है बेटा, शानदार सवाल, जबरदस्त एकदम, मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन सवाल। इसलिए बेटा मैंने आज के लेक्चर में आपको शुरू में भी बोल दिया था कि आज का लेक्चर बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत मेरे को मजा आ रहा है पढ़ाने में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बेटा जितने सिंसियर बच्चे जो अभी तक इस वीडियो को सुन रहे होंगे, जितने भी बच्चे सिंसियर हैं वो यार 100% इस चीज को अप्रिशिएट कर पाएंगे, क्योंकि ये जो कंटेंट है, कंटेंट बेटा ये टिपिकल जेईई एडवांस कंटेंट है, मेंस भी नहीं है ये टिपिकल जेईई एडवांस कंटेंट है। इस तरीके के उलझुल सवाल एडवांस में आते हैं जहां पे आपको बुद्धि लगानी होती है, 2-3 बार किसी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन आता है। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको बेटा ये पर्टिकुलर किंग प्रॉपर्टी कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट्स में। चलिए बेटा दो छोटे छोटे से अपन सवाल और देखते हैं, फिर आज का लेक्चर अपना एंड करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है अपने पास π/6 से लेकर π/3 तक, π/6 से लेकर π/3 तक sin 2x मल्टीप्लाइड बाय ln tan x, sin 2x मल्टीप्लाइड बाय ln tan x dx। देखो बेटा आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो भी सवाल आएंगे, मतलब आप मान के चलिए 99.9% वो सवाल प्रॉपर्टीज पर ही बेस्ड होंगे। प्योर आइलेट का सवाल नहीं आता, प्योर आइलेट बहुत ज्यादा नहीं आता, प्योर आइलेट इनडेफिनेट में आता है। डेफिनेट में तो बेटा प्रॉपर्टीज लगती हैं, अदरवाइज अगर आप इसमें आइलेट लगाने जाओगे पागल हो जाओगे आप सवाल में, बहुत लंबा हो जाएगा सवाल। तो यार आप ऑब्जर्व करके देखो कि अगर मैं किंग लगाऊं यहाँ पे, तो किंग लगाते ही मुझे देखो क्या चीज समझ में आएगी, मुझे ये दिख रहा है कि नीचे वाला एंगल 30 डिग्री है, ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री है। ऑब्जर्वेशन है, 30 और 60 का सम 90 डिग्री होता है, फायदा हो सकता है। तो मैं आपको बोलता हूं कि आप x को रिप्लेस कर दो π/2 माइनस x से। किंग प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, π/6 प्लस π/3 इज π/2 माइनस x। जैसे आप ये करेंगे आपके पास देखिए ये अगर i था तो आपके पास i की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रल π/6
से लेकर पाई बाय 3 तक साइन ऑफ 2x है तो 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स, 2x है तो 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स, यह आ गया इंटू ln tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। यही है अपने पास, x को अपन ने पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो यार अपने पास क्या आ गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रल पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3 तक। अच्छा 2 से 2 कटेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2x, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज अगेन साइन थीटा, तो दिस इज sin 2x इनटू tan ऑफ 90 माइनस थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो दिस विल बी ln cot x, दिस विल बी ln cot x। ठीक है, और जैसे ही बच्चों आप इन दोनों को ऐड करोगे, पहले और इस वाले को ऐड करोगे तो देखो 2i की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रल फ्रॉम पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3, फ्रॉम पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3। जैसे पहले और इसको ऐड करोगे तो sin 2x तो निकल आया कॉमन, और sin 2x के अलावा क्या बच रहा है, ln tan x प्लस ln cot x, तो दिस विल बी ln tan x इनटू cot x, ln tan x इनटू cot x। ये आ रहा है आपके पास, देख लो आप। जैसे इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करते ही log a प्लस log b आ जाएगा, तो ln tan x इनटू cot x आ जाएगा dx के साथ। यार tan x इनटू cot x तो 1 होता है और ln 1 तो 0 होता है, मतलब यार ये पूरी चीज तो 0 हो गई, खत्म, सवाल खत्म। इसका आंसर क्या आएगा, 0, इसका आंसर विल बी 0, खत्म हो गया बेटा सवाल। ठीक है, आंसर विल बी 0, देख लो ln 1 0 आ गया, ये जैसे ये 0 हुआ सब गायब, सब खत्म, तो i की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। एक लास्ट सवाल देखते हैं, फिर आज का लेक्चर अपन एंड करेंगे। क्वेश्चन बेटा अपने पास लिखा है, इंटीग्रल पाई बाय 8 से लेकर 3 पाई बाय 8 तक, इंटीग्रल पाई बाय 8 से लेकर 3 पाई बाय 8 तक ln 4 प्लस 3 sin x, 4 प्लस 3 sin x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 cos x, 4 प्लस 3 cos x dx। ठीक है, ये अपने पास बच्चों सवाल है। अगेन में आप ऑब्जर्वेशन देखो, 3 पाई बाय 8 और पाई बाय 8 कितना होता है, 4 पाई बाय 8, 4 पाई बाय 8 क्या होता है, पाई बाय 2, 90 डिग्री की बात हो रही है। तो आप किंग अगर प्रॉपर्टी बेटा लगाओगे तो आप बोलोगे कि यार x को पाई बाय 2 माइनस x से रिप्लेस करके देखने से आंसर में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। तो जैसे बेटा यहां से मैं लिखूंगा तो i की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 8 से लेकर 3 पाई बाय 8 तक, और बेटा आप जैसे ही इसको 90 माइनस x से रिप्लेस करेंगे ln 4 प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 sin x dx। यही आएगा कि sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। ऐड कर दो दोनों को ऐड करो, लिमिट्स देखो सेम है, लिमिट सेम है बेटा, फ्रॉम पाई बाय 8 टू 3 पाई बाय 8 लिमिट्स आर सेम। log a प्लस log b क्या होता है, log ab, log a प्लस log b इज log ab, तो आपके पास आ जाएगा क्या, 4 प्लस 3 sin x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 cos x, और मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर ही 4 प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 sin x dx। देख लो ये चीज आ जाएगी अपने पास, और जैसी बेटा ये चीज आई, अगेन ये तो ये कट गया, इससे ये कट गया, भाई साहब ln 1 तो 0 होता है, तो i की वैल्यू अगेन 0। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आएगा बेटा। तो ठीक है बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ठीक से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। विद दिस हम अपने आज के लेक्चर के एंड पे पहुंच चुके हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको एकदम जबरदस्त लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो किस तरीके से आज के लेक्चर ने आपको फायदा पहुंचाया, वो कौन सी चीजें थी जो आपको अच्छी लगी, और ये किंग प्रॉपर्टी के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको पढ़ के और मोटिवेटेड रहूं आपके लिए इसी तरीके का शानदार कंटेंट लेके आने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।